चलें जी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर एक और केस स्टडी हमारे पास यहाँ पे जो है वो मौजूद है। हम इस केस स्टडी को पढ़ते हैं, समझते हैं, मैं आपको सॉल्व करने का वक्त दूंगा, फिर हम बेसिकली इसका सोल्यूशन करेंगे। सही, सर रिक्वायर्ड में देख लें इसमें है क्या। क्रिटिसाइज समवन्स बिलीव्स अबाउट द नीड फॉर रिस्क असेसमेंट, हमें इसके ऊपर थोड़ी बात करनी है। एक्सप्लेन व्हाई रिस्क आर डायनामिक एंड देयरफॉर नीड टू बी असेस्ड रेगुलरली, क्यों रिस्क बदलते रहते हैं, डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं और इन्हें रेगुलरली असेस करना होता है वक्त के साथ साथ। Using the TARA framework, that is the transferring risk, acceptance risk, ये आपका जो पूरा फ्रेमवर्क है, इसे सिलेक्ट करके हमें एक्सप्लेन करना है कि हमारी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर मैनेजिंग ईच रिस्क, यानी कि ए बी सी एंड डी, और इसे जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेन व्हाट रिलेटेड रिस्क एंड डिस्क्राइब हाउ रिस्क यानी माइट बी पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जैसे मैंने डाइवर्सिफिकेशन समझाते वक्त आपको बताया, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब एक होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा पहला नहीं होगा। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब होता है कि दोनों चीजें साथ में ट्रिगर होंगी या नहीं ट्रिगर होंगी। सीमेंट की एग्जांपल दी थी, ऑयल एंड गैस की एग्जांपल दी थी। एक मिनट दीजिएगा, यहाँ पे ईशा की अजान हो रही है तो हम अजान सुन लें। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, board of YGT discussed its need for timely risk information. The consensus of the meeting was that risk consultants should be engaged to review the risk facing the company. ये कह रहे थे भाई आप कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व करो जो रेगुलरली रिस्क देखें। वन डायरेक्टर राज दत्ता said that she felt that this would be a waste of money as the company needed to concentrate its resources on improving organizational efficiency rather than on gathering risk information. She said that many risks didn't change much and hardly ever materialized and so can mostly be ignored. The rest of the board, however, believed that a number of risks had recently emerged while others had become less important, and so the board wanted a current assessment of it as it believed previous assessments might now be outdated. The team of risk consultants completed the risk audit. इन्होंने consultants को बुलाया, उन्होंने risk audit complete किया. They identified and assessed 6 potential risks. 6 risk इन्होंने निकाले, A, B, C, D, E, F कोडिंग दे दी है इसको. And the following information was discussed when the findings were presented to the YGT board. Risk A was assessed as unlikely and low impact, while risk B was assessed as highly likely to occur and with a high impact. ये जो हमने यहाँ पे टेबल पढ़ा है ये आपके इसमें काम आएगा, ये वाला टेबल, इससे रिलेटेड ये पूरा सिनेरियो है। सही, रिस्क ए वाज असेस्ड अनलाइकली and low impact, while risk B was assessed highly likely to occur with a high impact. The activities giving rise to both A and B, however, are seen as marginal in that while the activities do have value and are capable of making good returns, neither is strategically vital. Okay. Risk C was assessed as low probability but with a high potential impact, and also arises from an activity that must not be discontinued. इसके पीछे जो एक्टिविटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इसके पीछे जो एक्टिविटी है वो मार्जिनल है, स्ट्रेटेजिकली वाइटल नहीं है, इधर है मस्ट नॉट बी डिसकंटिन्यूड. Although alternative arrangements for bearing the risk are possible, the activity giving rise to risk C was recently introduced by YGT as a result of a new product launch. एक नया प्रोडक्ट उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था तो बार डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते. रिस्क डी क्या है? Was assessed as highly likely but with a low potential impact. यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी लो थी नए प्रोडक्ट लॉन्च के हवाले से, बट पोटेंशियल इंपैक्ट बहुत ज्यादा था. यहाँ पर हाईली लाइकली है लेकिन लो पोटेंशियल इंपैक्ट है, एंड अरोज एज अ रिजल्ट ऑफ रीसेंट चेंज इन लेजिस्लेशन. लॉ में चेंज आने की वजह से हुआ है. इट कैन नॉट बी इंश्योर्ड अगेंस्ट नॉर इट कैन बी आउटसोर्स्ड. It is strategically important that the company continues to engage in the activity that gives rise to risk D, although not necessarily at the same level as it currently the case. यानी इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते. ये देखो, it can be minimized, although not necessarily at the same level as is currently the case. एक लॉ की वजह से रिस्क अराइज हुआ है पोटेंशियल इंपैक्ट इसका कम लेकिन लाइकली ज्यादा है. In addition, risk E and F were identified. Risk E was an environmental risk and risk F was classed as a reputation risk. The risk consultant said that risk E and F could be related risk. In the formal feedback to the board of company, the consultant said that the company had to develop a culture of risk awareness and this should permeate all levels of the company. यहाँ पे इन्होंने कहा भाई कंसल्टेंट्स ने कि आप एक कल्चर बनाए रिस्क अवेयरनेस का
और पूरी कंपनी के लोगों को हर लेवल पे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इन्होंने बड़ा ही हाइपोथेटिकली रिस्क ABCDEF करके 6 सिनेरियोज बना दिए। हमें यहाँ पे ABCD पे फोकस करना है जो हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है, और ABCD के पर्सपेक्टिव से बात करनी है कि भाई टारा फ्रेमवर्क को यूज करके यहाँ पे हमें क्या समझ आता है कि किसके लिए हमारी अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो जरा टारा फ्रेमवर्क आप चाहें आप रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसकी ड्राफ्टिंग जरूर करें। और यहाँ पे नीड फॉर रिस्क असेसमेंट क्यों है, रिस्क डायनेमिक क्यों है, ये इसके ऊपर हमें रीजन आउट करना होगा थोड़ा। ये 2 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे आप अटेम्प्ट करें। मैं 5 मिनट का आपको वक्त दे रहा हूँ, बुलेट पॉइंट्स में लिखें, फिर मैं उसके बाद आपके साथ डिस्कस करता हूँ। चले आए इसके सोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे जवाब देना है इन टर्म्स ऑफ टारा फ्रेमवर्क। टारा फ्रेमवर्क हमें 4 चीजें सिखाता है। या तो हम रिस्क को ट्रांसफर कर दें जैसे कि इंश्योरेंस के फॉर्म में होता है, या हम एक्सेप्ट कर लें, अगर कंट्रोल्स लगा सकते हैं तो लगाएं वरना सही है, एक्सेप्टेबिलिटी है। रिड्यूस कर दें, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं मिनिमाइज हो जाए, या फिर एट द सेम टाइम हमारे पास होता है अवॉइड कर दें, उस चीज को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दो भाई, उसकी जरूरत ही नहीं है, इतना रिस्क हम ना लें। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रिस्क ए की क्या सूरत हाल है। रिस्क ए में मेरे पास लो प्रोबेबिलिटी है, सॉरी लो प्रोबेबिलिटी है और लो इम्पैक्ट है, इतना कोई ज्यादा रिस्क होना नहीं है। लो प्रोबेबिलिटी प्लस लो इम्पैक्ट, तो मैं यहां पे रिस्क एक्सेप्ट कर सकता हूं। आई कैन सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट द रिस्क, क्योंकि इसका मिनिमल इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आई कैन गो अलॉन्ग विद इट कि ठीक है यार चलो ये रिस्क है भी तो कोई मसला नहीं है, खैर हो गई। आप डू नथिंग करें, इसको रिव्यू करते रहें, लेकिन यहां पे आ जाएगा रिव्यू पीरियोडिकली। आप में से फिर भी कोई पूछ सकता है कि नहीं सर फिर एक्सेप्ट करना ही क्यों है। देखो इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है केपेबल ऑफ मेकिंग गुड रिटर्न्स, अच्छा रिटर्न बन सकता है, बेशक स्ट्रेटेजिकली वाइटल नहीं है लेकिन रिटर्न अच्छा बन जाएगा, तो लेट्स एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं, लेट्स एक्सेप्ट इट। यहाँ आ जाओ रिस्क बी पे। रिस्क बी में क्या है, रिस्क बी में सर हाई प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट, हाई प्रोबेबिलिटी है हाई इम्पैक्ट है। इसको आप कर दें डिसकंटिन्यू, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, सर ये कर दें आप रिस्क अवॉइड। क्यों भाई, रिटर्न्स तो अच्छे बन रहे हैं बट इट्स नॉट स्ट्रेटेजिकली वाइटल, तो मैं क्यों रिस्क लूं, मेरे रिस्क एपेटाइट में मैं इसको क्यों शामिल करूं, मुझे अपना रिस्क बढ़ाना ही नहीं चाहिए, इट्स नॉट स्ट्रेटेजिकली वाइटल, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। फिर आ जाता है मेरे पास रिस्क सी। हाँ जी, रिस्क सी को लेके क्या रिस्पॉन्स है, रिस्क सी के बारे में क्या कहते हैं सर, रिस्क सी के बारे में कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट। प्रोबेबिलिटी लो है, हाई इम्पैक्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे मेरा जहाज जा रहा है, अब जहाज डूब जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन डूब गया तो क्या सारा सामान तबाह हो जाएगा, इम्पैक्ट बहुत हाई है। आग लग गई, प्रोबेबिलिटी कम है, इम्पैक्ट बहुत हाई है। नेचुरल कैलामिटी आ गई, बहुत कम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत हाई है। तो इसके लिए क्या करेंगे सर, डिसकंटिन्यू भी नहीं कर सकते, डिसकंटिन्यू भी नहीं कर सकते, तो भाई इसको कर दो रिस्क ट्रांसफर, ये हो जाएगा कवर तुम्हारे इंश्योरेंस एक्सेट्रा में, किसी और को बेयर करने दो, आउटसोर्स कर दो सिंपल इसको। ये क्या कर दिया आपने, आउटसोर्स कर दिया रिस्क को, वो कंपनी जाने उसका काम जाने, आप आउटसोर्स कर दें। फिर आ जाता है हमारे पास रिस्क डी। सर रिस्क डी में क्या सिनेरियो है, रिस्क डी में हमारे पास सिचुएशन है कि हाईली लाइकली है लेकिन लो इम्पैक्ट है, हाई प्रोबेबिलिटी है लो इम्पैक्ट है, प्लस कैन बी मिनिमाइज्ड। आप उस एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं जिस एक्टिविटी से ये अराइज हो रहा है, तो सिंपल यहां पे रिड्यूस आ जाएगा, रिड्यूस द रिस्क। एज मच एज यू कैन। हालांकि इम्पैक्ट इसका लो है, इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई है, तो आप रिड्यूस कर दें। किसी ने कहा सर सी में रिड्यूस क्यों नहीं होगा, आओ सी दोबारा से पढ़ते हैं। Risk C was assessed as low probability but with high potential impact and also arises from an activity that must not be discontinued.
एक्टिविटी डिसकंटिन्यू नहीं हो सकती तो तुम कैसे रिड्यूस करोगे? एक्टिविटी डिसकंटिन्यू का मतलब है तुम्हें सॉरी रिड्यूस करने का मतलब है तुम्हें एक्टिविटी में कमी लानी पड़ेगी। तुम वो ला नहीं सकते क्योंकि ये नए प्रोडक्ट के लॉन्च से रिलेटेड है। तुम्हारा नए प्रोडक्ट का लॉन्च फेल हो जाएगा अगर तुम यहाँ पे कोई रिडक्शन लेके आओगे। तो किसी किस्म के एफर्ट की कमी आपको यहाँ पे लेके आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने कहा भाई क्रिटिसाइज करो कि नीड फॉर रिस्क असेसमेंट की क्यों जरूरत होती है, क्यों आपको जो है वो बहरहाल की हर वक्त की जो है वो जरूरत है। तो उसके लिए क्या होता है, सर वी लिव इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, माहौल में चेंज आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, कोई नई मशीन आ गई, कोई नई इस तरह की चीज आ गई, तो आपके लिए मसला क्रिएट हो जाएगा अगर आप डायनामिकली उसके रिस्क को असेस नहीं करेंगे। अहमद कहते हैं सर रिस्क भी अगर स्ट्रेटेजिकली वाइटल हो तो क्या करते हैं? अगर स्ट्रेटेजिकली वाइटल ही तो है तभी तो डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। पार्ट सी में, पार्ट सी इज स्ट्रेटेजिकली वाइटल, तभी तो तुम डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। इट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई हमने कहा कि इसको ट्रांसफर कर दो, रिड्यूस नहीं करो। कंट्रोल बेटर करके भी तो रिस्क रिड्यूस हो सकता है। नहीं, रिस्क रिड्यूस तो कंट्रोल से तो हो रहा है, इंश्योरेंस करना अपने आप में कंट्रोल ही तो है। लेकिन वो कंट्रोल इटसेल्फ क्या है? वो कंट्रोल इटसेल्फ ये भाई इस रिस्क को ट्रांसफर करो, किसी और को दे दो, अगर ये एक्टिवेट होता है हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें इंश्योरेंस की प्रीमियम सॉरी प्रोसीड्स मिल जाएंगी सारी। रिस्क बी में कह रहे हो अहमद, रिस्क बी वाज असेस्ड एज हाईली लाइकली टू अकर एंड विद हाई इंपैक्ट। हाईली प्रोबेबल है, हाई इंपैक्ट है, स्ट्रेटेजिकली वाइटल है, ट्रांसफर करोगे। ट्रांसफर करोगे, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इंपैक्ट भी हाई है। अगर हो गया तो कोई मसला हो गया तो प्रॉब्लम हो गया तो जितने कंट्रोल्स लगा सकते हो लगाओगे, ट्रांसफर कर सकते हो ट्रांसफर करोगे। जैसे मिसाल के तौर पे तुमने एक दरिया के किनारे रेस्टोरेंट खोला हुआ है। अब जैसा वेदर इफेक्ट चल रहा है, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी दरिया बहा के ले जाए रेस्टोरेंट को, और बहा के ले गया तो इम्पैक्ट भी बहुत होगा। प्रोबेबिलिटी भी हाई है, इम्पैक्ट भी हाई है, क्या करो? इंश्योरेंस करवाओ। इंश्योरेंस के अलावा क्या कंट्रोल है जो तुम्हें इससे बचा सकता है? कोई भी कंट्रोल नहीं है जो आपको इससे बचा पाएगा। इंश्योरेंस करवाएं, ट्रांसफर करें किसी और को, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। पार्ट ए के अंदर डायनामिक क्यों है भाई? चेंजिंग एनवायरनमेंट है, सर्कमस्टेंसेस चेंज है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैं, वक्त के साथ आपके रिस्क अराइज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको कंटिन्यूस असेसमेंट की यहाँ पे जरूरत होती है। कंटिन्यूसली अपने रिस्क को जो है वो बेसिकली असेस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये सवाल भी मुकम्मल हो गया।